नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। दिल्ली बीजेपी के मीडिया विभाग ने आप नेता आतिशी को भेजा कानूनी नोटिस। कहा दल बदल के लिए दबाव वाले अपने आरोपों को साबित करें या मुआफी मांगे आतिशी, वरना दर्ज होगा मानहानि का केस। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत पर अदालत ने तय की शर्तें। मीडिया से केस को लेकर नहीं करेंगे बात, ईडी की जांच पर भी नहीं कर सकते हैं टिप्पणी। हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी सुनवाई। केरल के वायनाड में सीपीआई प्रत्याशी एनी राजा ने भरा नामांकन। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी भरेंगे पर्चा। वहीं दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का डोर टू डोर कैंपेन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कल हुए मुठभेड़ में आज सुबह 3 और नक्सलियों के शव हुए बरामद। अब तक 13 नक्सलियों की मौत। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। भारत में आर्थिक मोर्चे पर आई अच्छी खबर। 2025 में 6.6% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड बैंक ने जताया ये अनुमान। और ताइवान की राजधानी ताइपे में भूकंप से तबाही। जापान और फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी। भारत ताइपे एसोसिएशन ने वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। और इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे रुख करते हैं। इन गारंटीज के कार्ड जो है, ये कार्ड हमारे लोग घर घर बांटेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि हमारी सरकार, अलायंस की सरकार आने के बाद हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, ये इसमें सविस्तर से बताया गया है। और हम लोगों को ये गारंटी देते हैं कि हमारी सरकार हमेशा गरीबों के साथ रही है और गरीबों का काम करेगी। इससे पहले भी हमारी बगैर गारंटी बोलते हुए हमने गारंटी के प्रोग्राम दिए, जैसा कि मनरेगा, जैसा कि एजुकेशन का, जैसा कि आरटीआई, जैसा कि हमारे पार्टी के ओर से हेल्थ कमीशन और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये सारी चीजें हम कभी नहीं कहा था कि हम एक आने वाले इलेक्शन में करने वाले हैं। सरकार आने के बाद ये प्रोग्राम हमने हाथ में लिए और कामयाबी के साथ सारे देश के लोगों को हमने इसका फायदा दिया। आज मोदी हमेशा मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी बोलते हैं। जो गारंटी वो बोलते हैं, वो गारंटी कोई कामयाब नहीं होता और आज तक उनकी गारंटी लोगों को मिली नहीं। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का, अब तक तो कम से कम 10 करोड़ नौकरियां देना था, उन्होंने नहीं दिया। फिर भी मुझे मालूम नहीं क्यों लोग। तो आप इन तस्वीरों को देखिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वायनाड से पर्चा भरते हुए, नामांकन दाखिल करते हुए एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में केरल के वायनाड से। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं।
जहां की राहुल गांधी कांग्रेस के नेता अपना पर्चा दाखिल करते हुए, नामांकन पत्र दाखिल करते हुए केरल के वायनाड से एक बार फिर से वो 2024 के आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इस वक्त वो वहां से खड़े हैं। और आप देख सकते हैं पीछे उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, तो तमाम वहां पे और जो कांग्रेस के नेता वो मौजूद हैं। तो इस वक्त की ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देखिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड से अपना पर्चा भरते हुए 2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर वायनाड सीट से इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राहुल गांधी। एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में हैं। पिछली बार भी वो केरल के वायनाड से चुनावी मैदान में थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में केरल के वायनाड से ही कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी। और हमने कहा कि लेफ्ट की तरफ से एनी राजा उनके साथ चुनावी मैदान में मुकाबले के लिए दो हाथ करने के लिए वो भी तैयार। एनी राजा लेफ्ट की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से। और दूसरी तस्वीर में हमने आपको दिखाया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए। तो इन तस्वीरों के जरिए कांग्रेस लगातार, और तमाम पार्टियां, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि तमाम पार्टियां चुनावी प्रचार में जोर शोर से लगी हुई हैं। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली बीजेपी के मीडिया विभाग ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी मरलेना को एक कानूनी नोटिस भेजा है। कहा गया है कि या तो वो अपने कल के आरोपों के लिए माफी मांगे या फिर उन्हें वो साबित करके दिखाएं, वरना मानहानि का केस दर्ज होगा। कल आतिशी ने कहा था कि उनके एक करीबी व्यक्ति के जरिए उन पर दल बदल का दबाव डाला जा रहा है। साथ ही उनकी खुद की सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक की गिरफ्तारी का डर भी उन्होंने जताया था। हम तुम्हें इस बार भागने नहीं देंगे, और कहा था कि कल शाम तक जो भी आपने बयान दिया है या तो उसके तथ्य सामने रखिए, माफी मांगिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो कल शाम को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मरलेना को हमारे मीडिया विभाग की तरफ से डेफिमेशन नोटिस दे दिया गया है। और वहीं आप नेता गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही तरीके से काम कर रही है। गोपाल राय ने 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास करने का भी आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जिस तरह से तानाशाही पर उतारू है, जिस तरह से सारी हदें पार कर रही है, जिस तरह से अब चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके बिना किसी सबूत के उठा करके जेल में डाल दिया गया। पहले कहते थे कि हम पूछताछ करना चाहते हैं, 10 दिन तक पूछताछ किया, कुछ नहीं निकला, अब उठा करके जेल में डाल दिया। जैसे संजय सिंह को उठाकर जेल में डाल दिया था। तो उसके खिलाफ 31 मार्च को पूरा देश दिल्ली में इकट्ठा हुआ था, रामलीला मैदान में। ये लड़ाई आगे और बढ़ेगी और इसको विस्तार देते हुए 7 अप्रैल को देश भर में सामूहिक उपवास का कॉल दिया जा रहा है। लेकिन मुद्दा आतिशी सिंह का है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बीजेपी की तरफ से उनके खास व्यक्ति के जरिए उन तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। इसको लेकर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया कल भी, और आज भी आपने सुना कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो बताइए, वरना हम आपके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी बिक्रमजीत सिंह इस वक्त लगातार ताजा अपडेट के साथ बने हुए हैं। तो बिक्रम, ये जो सारा मामला है, और हमने देखा कि पहले भी न सिर्फ आतिशी की बात बल्कि पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर कह चुके हैं कि उन्हें भी कई बार इस तरह के प्रपोजल्स आए। अब आतिशी ने कहा कि उनके पास भी इस तरह का प्रपोजल आया है कि आप आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाइए। आखिर अगर इनके पास कोई आया है तो वो क्यों नहीं नाम बता रही हैं? देखिए, आरोप लगाने का सिलसिला जो है आम आदमी पार्टी का कोई नया नहीं है। हम पहले भी देख चुके हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी में जो है आरोप लगाए गए हैं। लेकिन जो आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए जाते हैं या सेंसेशनल बनाने की कोशिश की जाती है, उसका कोई ठोस आधार नहीं होता है। कोई बातचीत का कोई सबूत नहीं दे पाते हैं, किसी प्रकार की जो समय, तारीख, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं और नहीं बता पाते हैं कोर्ट में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर मामला जो है फिर माफ़ी पे चला जाता है। ऐसा हमने आम आदमी पार्टी में पहले भी कई बार
देखा है। तो लेकिन इस बार की अगर बात करें तो बीजेपी ने फिर जो है मानहानि का दावा जो है वो मानहानि का दावा किया है। आतिशी को नोटिस भेजा है कि आप जो है इसकी आप माफी मांगे या फिर जो है आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वजह तमाम बताई गई हैं, चुनाव का समय चल रहा है, कई नेता जो है इधर उधर जाते ही हैं, दल बदल करते हैं। तो ऐसे में कौन से नेता ने, बीजेपी ने सवाल पूछा है कि कौन से ऐसे नेता है जिन्होंने इस प्रकार का प्रपोजल दिया। हालांकि आतिशी ने 4 अन्य नेताओं के भी नाम लिए हैं। आतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है, दुर्गेश पाठक का नाम लिया है और एक और नेता है उनका नाम लिया है राघव चड्ढा का नाम लिया है। तो ये तमाम नेताओं का नाम लिया है कि उनको भी जो है जेल में डालना दे। तो ऐसी सेंसेशनल बातें की जा रही हैं ताकि जो है चुनाव में इसका लाभ मिल सके या कार्यकर्ता जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है उनको लगे कि इस प्रकार से जो है एक राजनीति की जा रही है शराब घोटाले मामले में। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कानूनी नोटिस दिया गया है। अब देखना होगा आतिशी इनका क्या जवाब देते। लेकिन आतिशी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन बाकी नेताओं की गिरफ्तारी का एक भय जताया था, क्या इसको ऐसे समझा जाए कि मनी ट्रेल का जो सारा मामला है जिसको लेकर के ईडी लगातार जांच कर रही है, उसके रडार पे बहुत से लोग हैं, लेकिन अगर आप ये उससे पहले ही कह रहे हैं कि गिरफ्तार हो सकते हैं, इसका मतलब कि आप लोगों को ये बता रहे हैं, जता रहे हैं कि देखिए ये अगर गिरफ्तारी होती है तो वो गैर कानूनी होगी। लेकिन हम जानते हैं कि ईडी इस पूरे मामले में जो अपना अख्तियार की है, पूरे जांच का जो एक रडार है, उस रडार में बहुत से नेता हो सकते हैं, दक्षिण भारत के भी नेता हैं, इधर के भी नेता, आम आदमी पार्टी के कई नेता हैं। तो ये कहना कि ये गिरफ्तार हो सकते हैं, पहले ही आशंका जताई जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर ईडी ने कोई कार्रवाई करी है आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर या दक्षिण के किसी नेताओं के ऊपर या बिजनेस मैन किसी व्यापारियों के ऊपर शराब घोटाले में, तो उसका एक आधार है, उसकी कानूनी कार्रवाई हुई है, तो तथ्यों के आधार पर कार्रवाई हुई है, बाकायदा प्रूफ जो है जुटाए गए हैं, कानूनी सबूत जुटाए गए हैं, उसके बाद जो है ये तमाम कार्रवाई हुई है। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि अगर केजरीवाल की जिस प्रकार से अगर अरविंद केजरीवाल की अगर गिरफ्तारी की बात करें तो उनके घर में पहले इंक्वायरी हुई, उनको नोटिस, लीगल नोटिस भेजे गए, लीगल नोटिस भेजे गए, 9 लीगल नोटिस के बाद उनके घर में जो है जांच की गई, उनसे सवाल जवाब किए गए, उसके बाद गिरफ्तारी कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट में मामला गया, उसके बाद जाके उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो मामला देखा जाए तो पूरी तरह कानूनी रूप से किया जा रहा है। लेकिन आरोप बात वही आ रही है कि किस प्रकार से बीजेपी के आरोप की तथ्यहीन जो है आरोप लगाए जाते हैं, किसी प्रकार का कोई आधार नहीं होता है और तमाम ऐसे आरोप हैं जिस वजह से जो है बीजेपी मीडिया सेल ने जो है वो एक लीगल नोटिस दिया। विक्रम, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर 9 अप्रैल को एक सामूहिक उपवास किया जाएगा, क्या कुछ इसके मायने? देखिए, मायनों की अगर बात की जाए तो एक राजनीतिक, चूंकि चुनाव हैं दिल्ली में और दिल्ली में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी जो है वो सहयोग के साथ चुनाव लड़ रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पंजाब में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में राजनीतिक उपवास अगर किया जाता है या फिर ये कहा जाता है कि आतिशी के द्वारा कि अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है जेल में, तो कहीं ना कहीं पर एक इमोशनल टच, एक राजनीतिक रंग देने का कोशिश भी की जाती है, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की कोशिश भी की जाती है ताकि चुनाव में जो है वो पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सके, पॉलिटिकल माइलेज। इसके साथ साथ जो है अपने नेता जो है पाक साफ हैं, बेदाग हैं, इसका भी एक प्रयास संभवतः हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रमजीत, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे ताज़ा खबर की। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह की तिहाड़ जेल से रिहाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज ट्रायल कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वे दिल्ली एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर दिल्ली एनसीआर छोड़कर जाना है तो इसकी जानकारी उन्हें एडवांस में देनी होगी, उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा, संजय सिंह की लोकेशन पर भी नजर रखी जाएगी, जांच में सहयोग उन्हें करना होगा, केस को लेकर कोई टिप्पणी या बयान वो नहीं दे सकते हैं। इस बीच संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने कहा है कि संजय सिंह को अस्पताल में
नियमित जांच के लिए भर्ती कराया गया था। आज वो डिस्चार्ज होंगे, उसके बाद वो तिहाड़ जाएंगे और आगे का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जाएगा। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी। ILBS में हम कल जो डेट के हिसाब से मैंने कल उनको एडमिट कराया था, जो कि उनके रूटीन चेकअप का है, और 2 बजे के करीब कल हम लोगों को पता चला कि उनको बेल मिल गया है। तो अभी आज जो है कि डिस्चार्ज होंगे, 11:30-12 बजे तक डिस्चार्ज होंगे। इसके बाद वो तिहाड़ जाएंगे। उसके बाद वहाँ से 2 बज सकता है, 3 बज सकता है, वहाँ से फिर वो रिलीज होंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ मुकेश शुक्ला और विकास सारथी लगातार बने हुए हैं। हम सबसे पहले रुख करेंगे विकास का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए इसके क्या कुछ मायने हैं। विकास, सबसे पहले आप ही से कि जो जमानत की जो शर्तें दी गई हैं वो क्या है, उसके क्या कुछ मायने हैं। बिल्कुल असीम, जमानत की शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि निचली अदालत तय करेगी, और उसी के बाद आज निचली अदालत ने जो शर्तें तय की, जैसा आप बता रहे थे कि उसमें 2 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा, उनको एक श्योरिटी देनी होगी इतने ही अमाउंट की, और जो एक मांग थी कि उनको, क्योंकि चुनाव का वक्त है इसलिए दिल्ली NCR तक केवल उनको सीमित रहने के लिए कोई पाबंदी ना लगाई जाए। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि उन पर कोई पाबंदी तो नहीं है, लेकिन अगर वो दिल्ली NCR से बाहर जाना चाहते हैं तो उनका अपना जो भी प्रोग्राम है एडवांस में वो जांच एजेंसी के साथ साझा करना होगा। इसके अलावा निचली अदालत ने उनको, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, उसी के मद्देनजर ये सारी चीजें की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था कि इस केस के संबंध में संजय सिंह किसी तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। हालांकि वो बाकी की अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वो किसी भी चुनाव प्रचार में जाना चाहते हैं या कहीं चुनावी बैठक में जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं, लेकिन केस को लेकर के वो पब्लिक फोरम पे कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कल साफ कर दिया था। और असीम, इसके अलावा जब कोर्ट ने इनको जो राहत दी है, क्योंकि पॉलिटिकली उसको लेकर अलग अलग तरह से लोग इंटरप्रेट कर रहे थे कि बहुत बड़ी राहत है या जांच एजेंसी का दावा झूठा निकला, कोर्ट ने कल के अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि ईडी ने, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट दिया कोर्ट के आगे कि उनको अब संजय सिंह की हिरासत की जरूरत नहीं है, और अगर उनको बेल दी जाती है तो कोई ईडी को आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद कोर्ट ने संजय सिंह की एक याचिका थी जिसमें PML एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने उस याचिका को भी निपटारा कर दिया है, उसको डिस्पोज कर दिया है, यानी उस पर भी आगे बहस नहीं होगी। तो ये जो उनकी रिहाई है, ये सिर्फ और सिर्फ ईडी ने जो एक वहां पर अपना राजीनामा दिया था कि उनको कोई आपत्ति नहीं है रिहाई से, उसके बाद दिया है। और दूसरी बात कोर्ट ने ये कही थी अहम, कि कोई भी अन्य आरोपी इसको एक तरीके से नजीर बना करके ये नहीं कहेगा कि इस मामले में उसको भी जमानत दी जाए। संजय सिंह का बहुत सीमित भूमिका थी इसमें, उसके चलते ईडी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। जी विकास, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक, हम विकास आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस पर लगातार बने हुए हैं। मुकेश, ये सारा प्रोसेस, जैसे कि आपने उनकी पत्नी को सुना, वो जाएंगे, फिर जो आगे की जो प्रक्रिया है वो तिहाड़ जेल जाएंगे, और उसके बाद फिर वो शाम तक अपने घर पहुंचेंगे। अभी इस वक्त कहां पे हैं संजय सिंह? बिल्कुल, अभी वो ILBS में है, क्योंकि उनका लीवर को लेकर के जो उपचार चल रहा था, उसके बाद वो वहां से छूट करके 2:30 से 3 बजे के आसपास तिहाड़ जेल जाएंगे। लेकिन असीम, जो तिहाड़ जेल की कार्रवाई है उसमें भी 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि जमानत की पूरी जो शर्तें होती हैं, पूरे जो ऑर्डर होते हैं, जो निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत से तिहाड़ जेल भेजे जाते हैं, सबको वेरीफाई किया जाता है कि सारी शर्तें पूरी हो रही है कि नहीं। उसके साथ साथ उनकी मेडिकल की जाती है, मेडिकल के बाद उनको छोड़ा जाता है। तो लगभग 5 से 6 बजे तक का वक्त लग जाएगा संजय सिंह को तिहाड़ से बाहर आने में। और ये हर एक कैदी के साथ होता है जो पहली बार जेल जाता है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है, सारी चीजें चेक की जाती हैं, उनका जो भी सामान वहां पर रखा गया होता है वो भी उनको वापस दिया जाता है, और साथ ही साथ पूरी जांच के बाद ही उनको तिहाड़ जेल से रिहा किया जाएगा। अब संजय सिंह जब जहां LBS से निकल करके तिहाड़ जेल जाएंगे, और उसके बाद तिहाड़ जेल की जो पूरी की पूरी कार्रवाई है उसमें इतने वक्त तो कम से कम लगेगा। ठीक है मुकेश, एक और सवाल की, इस जैसा कि विकास बता रहे थे कि बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन के तहत इनको रिहाई दी गई है, ऐसे में जब वो अपने घर पहुंचेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को, इस रिहाई को आम आदमी पार्टी, उनके कार्यकर्ता कैसे ले रहे हैं?
बिल्कुल, कल हम असीम आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे थे और उनके घर भी गए केजरीवाल के, जहां पर विधायकों की मीटिंग हुई। तो वहां पर सोमनाथ भारती इसको एक सिल्वर लाइन की तरह ले रहे थे, उम्मीद की किरण की तरह ले रहे थे और उनके लिए ये बड़ी बात थी कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू है आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह का ऐसे वक्त में वापस आना, जिससे ठीक एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं। यानी उनके बड़े लीडर जो ऑलरेडी जेल में है, ऐसे में संजय सिंह के आने के बाद कहीं ना कहीं वो आगे की अपनी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और संजय सिंह जो है वो पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा से सांसद हैं, काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं वो समय समय पर। लेकिन साथ ही साथ जैसा विकास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इस केस को लेकर के वो कोई बात नहीं करेंगे, कोई भी टेम्परिंग नहीं करेंगे, कहीं भी आएंगे जाएंगे उसकी लोकेशन शेयर करेंगे। अगर उनको कहीं बाहर जाना है एनसीआर में तो उसका भी वो इन्विटेशन बताएंगे, उसके कागज जमा कराएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी देख रही है, क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव है, इसी लोकसभा चुनाव की जो गर्माहट है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। राजधानी में भी देखे तो चुनावी पारा सिर चढ़कर बोल रहा है, सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी रिलीफ की बात है। वो कह रहे थे कि देश में अगर राम राज है तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो उनको स्वीकार है और कहीं ना कहीं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। संजय सिंह अगर बाहर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे जो लीडर्स बंद हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोई उम्मीद वहां जगती नजर आएगी। लेकिन साफ साफ ये भी कहा गया कि इस केस को नजीर बनाकर ना पेश किया जाए कि संजय सिंह को बेल मिल गई तो सबको मिल जाएगी, क्योंकि केजरीवाल से भी पूछताछ जारी है। अभी वो जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। विजय नायर का पूरा सिंडिकेट उनसे पता किया जाएगा। उनके आईफोन के जो पासवर्ड है उसके बारे में अभी एप्पल से जानकारी आनी बाकी है। तो तमाम चीजें हैं, अभी प्रोसीडिंग चलेगी। ऑलरेडी मनीष सिसोदिया की भी अभी बेल नहीं हो पाई है, इससे पहले के कविता जेल में है। तो अभी वो जो लीडर हैं जो जेल में हैं उनके लिए तो मुसीबतें बनी हुई हैं, लेकिन संजय सिंह के लिए फिलहाल राहत की बात है। एक आखिरी सवाल विकास आपसे कि जैसा कि आपने कहा कि ये जो सारा मामला है ये नजीर नहीं बन सकता, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या अभी जो नेता तिहाड़ जेल में या अलग अलग जहां भी बंद हैं, वो कस्टडी में हैं या फिर गिरफ्तार हैं, जेल में बंद हैं, क्या वो कोई आशा की किरण उनके लिए दिखाई देती है? नहीं, उनके लिए आशा की कोई बड़ी किरण नहीं दिखती है, और खास तौर से अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ का सिलसिला ईडी ने शुरू किया। अभी कहते हैं कि सीबीआई को भी पूछताछ करनी है। इसके बाद दूसरी ये जो इनकी भूमिका है उसको लेकर के भी बहुत फर्क है। अरविंद केजरीवाल को अब ईडी की कॉन्स्पिरेटर यानी मुख्य साजिशकर्ता कह रही है, और मनीष सिसोदिया को तो वो लगातार ये कहती है कि उनका सबसे अहम रोल था। तो इन दो लोगों की भूमिका को देखते हुए उनको संजय सिंह जैसी रियायत मिलेगी, इसकी उम्मीद बहुत कम है। आने वाले दिनों में साफ होगा। मनीष सिसोदिया के मामले में फिर भी उनको एक उम्मीद हो सकती है, क्योंकि वो लंबे समय से जेल में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में ऐसी राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका भी, और मुकेश, आप दोनों ही सहयोगियों का इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे और इस सब के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। याचिका में केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने को चुनौती दी है। फिलहाल केजरीवाल शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हो रही है इस वक्त। हाईकोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है। उन्होंने ईडी के गिरफ्तारी के खिलाफ ये याचिका दायर की है, और आज की सुनवाई से पहले कल हाईकोर्ट में ईडी ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले से आए रुपयों का सबसे ज्यादा लाभ आम आदमी पार्टी को मिला। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि हवाला के जरिए साउथ ग्रुप से जुड़े हुए लोगों ने आपके गोवा चुनाव अभियान में 45 करोड़ रुपए की नकदी भेजी। ईडी ने कहा है कि आप कार्यकर्ताओं द्वारा वेंडर्स, सर्वे वॉलंटियर, विधानसभा प्रबंधकों वगैरह को गोवा में नकद भुगतान किए जाने के उनके पास सबूत हैं। ये नकदी आप गोवा चुनाव अभियान में शामिल लोगों ने हासिल की है, जिन्हें आपसे सीधे उनके बैंक खातों में सैलरी मिलती थी। ये कहना बेतुका है कि याचिकाकर्ता जो दिल्ली के सीएम हैं खुद हवाला लेन देन को संभालेंगे, इसलिए इस साजिश के बारे में उनकी जानकारी ही प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के लेन देन और इस्तेमाल में उनकी भूमिका को दिखाने वाला एक अहम सबूत है। अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति के निर्धारण में सीधे तौर पर शामिल हैं। इस नीति के जरिए कुछ लोगों को फायदा पहुंचाकर उनसे रिश्वत वसूलने में वो शामिल रहे हैं। ईडी ने कहा कि केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं, पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। रिश्वत की रकम का इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार में किया गया।
क्योंकि एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें। कुछ राज्यों में वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने केरल को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10,722 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी जुटाने की अनुमति देने से अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि राज्य के वित्तीय कुप्रबंधन से उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयां अंतरिम राहत पाने का आधार नहीं हो सकती। केरल द्वारा यह तर्क दिया गया कि केंद्र अनुच्छेद 293 के तहत राज्य की उधार लेने की शक्तियों को विनियमित नहीं कर सकती, क्योंकि संघ द्वारा केवल केंद्र सरकार से मांगे गए लोन पर शर्तें लगाई जा सकती हैं, अन्यथा नहीं। इसके विपरीत संघ द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि यदि अनुच्छेद 293 को इस तरह से पढ़ा जाता है तो ये इस प्रावधान को निरर्थक बना देगा, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ऋणदाता के रूप में किसी स्पष्ट अनुपस्थिति में भी ऐसे लोन पर शर्तें लगाने की अंतर्निहित शक्ति है। इसके अलावा पंजाब में भी वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर चिंता जताई गई है। और हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं किस तरह से केंद्र और राज्य के बीच जो कर्ज का मुद्दा है, कि किस तरह से केरल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। केंद्र सरकार को उधारी सीमा प्रतिबंधों में ढील देने की याचिका थी। केरल पर लगाई गई उधारी सीमा प्रतिबंधों में ढील देने की याचिका लगाई गई। अब राज्यों के कर्ज लेने की क्षमता पर संविधान पीठ सुनवाई करेगा। केंद्र बनाम केरल मामले की सुनवाई अब संविधान का पीठ करेगा। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार की तरफ से सीमा तय करने के मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का केरल को किसी भी तरह के अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया है। केरल की याचिका में कहा गया कि राज्य के हिस्से का कर्ज उन्हें नहीं दिया गया। केंद्र सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक उन्हें कर्ज नहीं दिया, ये केरल का आरोप है। केरल अपने स्वयं के वित्तीय अनुशासन को नियंत्रित करेगा। केरल सरकार के अपने अधिनियम में इस बात का जिक्र है, केंद्र ने कहा है। और इससे पहले केंद्र सरकार ने शर्तों के अधीन कर्ज देने का प्रस्ताव दिया था। एक मुश्त उपाय के रूप में केरल को 5,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव था। लेकिन संविधान क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा वित्तीय उधार से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 131 इससे संबंधित है कि केंद्र राज्य के बीच या फिर राज्यों के बीच विवाद की सूरत में ये अहम हो जाता है। और अनुच्छेद 131 विवाद की सूरत में सुप्रीम कोर्ट जाने की भी इजाजत देता है राज्यों को। तो ये सारा मामला है क्या? पहले केरल और अब इसमें पंजाब भी जुट गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास साथी लगातार बने हुए हैं। विकास, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को अब 5 जजों की बेंच के पास भेज दिया है, लेकिन हम आपसे ये सारा मामला जानना चाहेंगे कि किस तरह से, चूंकि ये अभी का मामला नहीं है, बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं कि केरल लगातार इस बात को लेकर कहता रहा है कि केंद्र सरकार उसके साथ इनजस्टिस कर रहा है, भेदभाव कर रहा है उधार देने में। आपकी आवाज जी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी आप सुन पा रहा हूं, बताइए। असीम, सबसे अगर इसको सरलतम भाषा में समझने की कोशिश करें तो सबसे बड़ी इसमें जो विवाद है वो ये है कि केंद्र का ये कहना है कि कोई भी राज्य जो अपर लिमिट है उसकी उस जो भी वो कर्ज लेता है केंद्र से, उसको क्रॉस नहीं कर सकती, उससे ज्यादा नहीं ले सकती। अब यहाँ पर एक और विवाद ये पैदा हुआ है कि
केरल सरकार ये कह रही है कि उसको जो फंड्स दिए गए हैं वो अपर लिमिट से भी कम हैं। इस विवाद के पीछे ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से केरल सरकार लगातार अपने सीमा से ज्यादा कर्ज ले रही है। जो उसको आवंटित किया जाना था पैसा, उस फंड उससे ज्यादा उसने कर्ज लिया हुआ है पिछले वित्त वर्षों में। इसीलिए अब उसके एक जो जिसको कहना चाहिए सबसे अधिकतम सीमा जो हो सकती है उसकी ऋण लेने की, उसको केंद्र सरकार ने एक उसको फिक्स कर दिया है, उस पर एक कैपिंग कर दी है, जिसके खिलाफ केरल सरकार ने यहाँ पर ओरिजिनल सूट जिसका आप जिक्र कर रहे थे, अनुच्छेद 131, यानी जब भी राज्य और केंद्र के बीच विवाद होगा तो सीधे सुप्रीम कोर्ट आएगा राज्य, तो वो उन्होंने एक याचिका दाखिल की है और ये कहा है कि केंद्र सरकार इस तरह से शर्तें नहीं लगा सकती कि कोई राज्य की जो स्पेंडिंग है वो अपर कैप से ऊपर ना जाए। कुछ परिस्थितियां राज्य के लिए ऐसी हो सकती हैं जो कि फोरसीन नहीं है, जो पहले से पता नहीं है, किसी तरह की प्राकृतिक आपदा या फसल का नुकसान या और कुछ भी हो सकता है, जिसके चलते ये अपर लिमिट क्रॉस की जा सकती है राज्य के द्वारा। यही दावा केरल लगातार करता रहा। हालांकि केंद्र ने अब तक 13,000 करोड़ से ज्यादा केरल को देने का पूरी तरह से आश्वासन दिया था और ये कहा था कि वो कोर्ट से इस पूरे मूल वाद को, ओरिजिनल सूट को वापस ले ले। 13,000 करोड़ हम उनको देने के लिए पहले ही कमिट कर चुके हैं। ठीक है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बहुत ही जटिल एक विषय बन गया है, इसीलिए इसमें 6 पॉइंट्स बना के, 6 इशू बना के सुप्रीम कोर्ट ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया है। लेकिन जो 2 जजों की पीठ थी असीम, उसने ये जरूर ऑब्जर्व किया कि राज्यों की एक आदत बन गई है कि वो अपने चादर से ज्यादा पैर फैला रहे हैं, यानी उनकी जो स्पेंडिंग है वो उनके बजट से ज्यादा है। ये एक चिंताजनक स्थिति है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया वो केंद्र सरकार की दलील के पक्ष में है और इसीलिए वो केरल को फिलहाल कोई इंटरिम रिलीफ नहीं दे रहा है। वजह इसकी है कि 13,000 करोड़ रुपए उनको मिल रहे हैं इस बार भी केंद्र के आश्वासन के बाद। ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर अश्विनी महाजन भी हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर महाजन, हम आपको ये समझना चाहेंगे कि कोई भी स्टेट जब ऋण, जो डेट है, जो बोरो करता है, हम जानते हैं कि अपने उसका जो अपना SGDP है, स्टेट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसके 3% जो एक लिमिट है उससे वो बोरो कर सकता है। लेकिन किसी ऐसी स्थिति में जैसे कि कोविड की स्थिति हो गई, उसमें आप अब अपर लिमिट आप 5% तक आप कर्ज ले सकते हैं, ये स्थिति है। लेकिन जिस आर्टिकल का हवाला हमारे सहयोगी विकास दे रहे हैं, 293(4) में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास ये शक्ति है कि वो राज्यों के ऊपर कुछ जो कंडीशंस है वो इंपोज कर सकती है, और उस कंडीशन में हम जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसके जरिए वो इंपोज कर सकते हैं। लेकिन केरल का जो मामला है वो 3% और 5% से भी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो 5 जजों की बेंच है वो इसको सुनवाई करेगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, लंबे समय से ये केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय जो संबंध हैं उनके बारे में जो एक तरह से जो मतभेद है वो लगातार लंबे समय से चल रहा है। और इस बीच में एक नया मुद्दा शुरू हो गया कि जो दक्षिण के राज्य हैं उनको कम मिल रहा है और बाकी राज्यों को ज्यादा मिल रहा है। लेकिन उस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन जब हम इस केरल के मुद्दे को खासतौर पर देखते हैं तो पता चलता है कि केरल में एक मिसमैनेजमेंट है फाइनेंसिस की, जिसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। तो इस मिसमैनेजमेंट के चलते आप केंद्र पर ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि वो उनको स्ट्रैंगल कर रहा है या उसको रोक रहा है या फाइनेंसिस में कोई कमी आ रही। उसका कारण यह है कि हर राज्य को और केंद्र को, सभी को अपने फाइनेंसिस को ठीक तरह से मैनेज करना, बैलेंस रखना, ये जरूरी है। ठीक है। लंबे समय से राज्यों के बीच में इस प्रकार की मिसमैनेजमेंट बढ़ती जा रही है। यदि हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि जो केंद्र का जो कुल मिलाकर के कर्ज है GDP के लगभग 56% के आसपास आ चुका है, पहले से काफी कम हो गया है। लेकिन राज्यों का जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार जब राज्य उधार लेते हैं तो उसके लिए उनको अनुमति लेना जरूरी है, और खासतौर पर जब वो एक अपनी सीमा को लांघ लेते हैं तो उसमें उस अनुमति को लेना और जरूरी हो जाता है। प्रोफेसर महाजन, यही बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या राज्य अपनी जो
फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको अगर वो ठीक से नहीं कर पा रही है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का वो शिकार है, और जैसा कि हमारे सहयोगी विकास कह रहे थे कि जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं, आप डेट में जा रहे हैं, और उस डेट को फुलफिल करने के लिए आप एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं सेंटर पे। और हम जानते हैं कि फाइनेंशियल जो वित्त आयोग है उसके पास एक फॉर्मूला है कि किस राज्य को वो कितना पैसा देगा। केंद्र सरकार उससे बाहर नहीं जा सकती। इस बात को केरल को भी और बाकी राज्यों को भी समझने की जरूरत है। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूं कि जो फाइनेंस कमीशन, पिछली फाइनेंस कमीशन में ये व्यवस्था रखी गई कि जो 71 सेंसस के को छोड़ करके अभी 2011 के सेंसस के आंकड़ों को, जनसंख्या के आंकड़ों को लिया जाएगा। और जाहिर है कि केरल की जनसंख्या वहां से माइग्रेशन के कारण काफी कम हो गई थी, इसलिए 2011 का जो आंकड़ा आने के कारण, 2011 के पॉपुलेशन के आंकड़े को इस्तेमाल करने के कारण केरल का जो शेयर है वो स्वाभाविक रूप से घटना था। लेकिन केरल सरकार की जो मिसमैनेजमेंट है उसमें एक विशेष बात ये भी है कि पूरे देश भर में जितने सरकारी कर्मचारी रहते हैं प्रो रेटा बेसिस पर, जनसंख्या के आधार पर, उससे बहुत ज्यादा केरल में है, जिसके कारण केरल में जो सैलरीज और पेंशन्स उसके ऊपर खर्च बहुत ज्यादा है। और अभी भी जो केरल है वो डिफॉल्ट कर रहा है। तो ऐसे में हमें सभी राज्यों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि संसाधन सीमित हैं, उन सीमित संसाधनों में हमने अधिकतम जन कल्याण करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है, और अपने जो देयताएं हैं यानी जो लायबिलिटीज हैं उनको भी हमने फुलफिल करना है। तो इसलिए ये राज्य सरकारों का फर्ज है। और मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही इस मामले में अपना मत व्यक्त किया है। और ऐसे मामलों में एक अंकुश भी लगेगा राज्यों के ऊपर जो लगातार मिसमैनेजमेंट के कारण फाइनेंशियल। और मैं यहाँ पर एक बात और रेखांकित करना चाहता हूँ जी सर, कि अगर केरल को शेयर के रूप में थोड़ा कम मिला, लेकिन उसकी भरपाई 37,000 करोड़ रुपया एडिशनल डेफिसिट ग्रांट के रूप में उनको मिली है। यानी ऐसा नहीं है कि केरल को केंद्र से नहीं मिले हैं, उनके हिस्से का पैसा नहीं मिला है, उनके हिस्से के पैसे से 37,000 करोड़ रुपए ज्यादा डेफिसिट ग्रांट के रूप में मिला है। इसलिए केरल को समझना होगा, बाकी राज्यों को भी समझना होगा, जो अभी जैसे पंजाब एक भी उसी रास्ते पर चल रहा है। तो सभी राज्यों को समझना होगा कि हमें हमारा उद्देश्य वेलफेयर है, एजुकेशन है, हेल्थ है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनके बजाय यदि हम फ्रीबीज या बाकी सब चीजों पर खर्च करते हैं तो उससे आर्थिक बोझ कहीं ना कहीं बढ़ेगा। विकास, एक आखिरी सवाल आपसे कि हम जानते हैं कि जो डिविजिबल पूल है सेंटर के पास, उससे किस राज्य को कैसे पैसा जाता है, इसकी जानकारी सारा फॉर्मूला वित्त आयोग देता है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 जजों की पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी, कौन कौन से वो अहम मुद्दे होंगे, बिंदु होंगे जिस पर कि जो ये 5 जजों की पीठ होगी वो सुनवाई करेगी? मुझे लगता है कि ये विकास से सवाल है प्रोफेसर महाजन कि इस संबंध में संविधान के प्रावधानों, खासतौर से अनुच्छेद 293 का जो आप हवाला दे रहे थे, उसकी व्याख्या करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि इससे पहले इस तरह का विषय नहीं आया है जब राज्य ने सीधे केंद्र के इस अधिकार को, वित्तीय व्यवस्था जो है, जो फेडरल स्ट्रक्चर में जो अधिकार राज्य और केंद्र के बीच विभाजित हैं, उसको लेकर के इस तरह की कोई चुनौती पहले नहीं दी गई है। इसीलिए नया मसला है और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से इसको सेटल करना होगा एक बार के लिए, क्योंकि असीम अभी आप 2 राज्यों की बात कर रहे हैं, इस बीच में तमिलनाडु और कर्नाटक भी इसी तरह के आरोप लगा रहा है और तमिलनाडु ने एक याचिका अभी दायर की है, इससे पहले कर्नाटक भी आ चुका है इन्हीं आरोपों के साथ कि केंद्र उनको जो उनका हिस्सा है, जो फेयर शेयर है, वो नहीं दे रहा है। तो ये फेयर शेयर है क्या और केंद्र कहां से लाएगा? क्योंकि हर चीज के लिए टैक्स का जो आमदनी होगी उसका डिवीजन किस तरह से होगा, ये पहले से ही सब चीजें उल्लेखित हैं। अगर आप संविधान के संवैधानिक प्रावधानों के तहत देखें तो ऐसे में जो शक्ति है केंद्र के पास अपर लिमिट फिक्स करने की, क्या ये भी उसी के दायरे में आता है? सबसे महत्वपूर्ण विषय सुप्रीम कोर्ट को यही तय करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को तक पहुंचाने के लिए, और साथ ही साथ प्रोफेसर महाजन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम विषय को हमें समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही का। बढ़ेंगे आगे, रहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF को प्रतिबंधित इस्लामी आतंकवादी संगठन PFI की राजनीतिक शाखा SDPI द्वारा दिए गए समर्थन को अस्वीकार नहीं करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि SDPI प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राजनीतिक शाखा है। इसने केरल में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस की अगुवाई वाले UDF को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। SDPI के प्रदेश अध्यक्ष मुवत्तुपुझा अशरफ मौलवी ने कहा है कि पार्टी ने केरल में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में 18 उम्मीदवार हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस ने 1600 PFI आतंकवादियों के खिलाफ मामले वापस ले लिए थे और PFI के राजनीतिक शाखा SDPI के साथ गठबंधन भी किया था। गृह मंत्रालय ने विभिन्न आपराधिक मामलों के कारण पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI और कई संबंध इस्लामी संगठनों पर UAPA के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। SDPI प्रतिबंधित संगठन PFI की पॉलिटिकल ब्रांच है। कर्नाटक के रामनगर में अपने रोड शो के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक तरफ बेंगलुरु में धमाके हो रहे हैं, दूसरी तरफ SDPI ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है। अगर ये सच है तो क्या कांग्रेस सरकार के तहत कर्नाटक सेफ है, सुरक्षित है? बेंगलुरु में धमाके हो रहे हैं और दूसरी ओर अभी मुझे खबर मिली कि कर्नाटक में SDPI ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। अगर ये बात सही है तो कर्नाटक की जनता कांग्रेस की सरकार में सुरक्षित रह सकती है क्या? और केरल भाजपा के प्रमुख और वायनाड से उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने कांग्रेस पार्टी को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन PFI और SDPI के समर्थन पर राहुल गांधी से सवाल पूछा है कि क्या ये वोट बैंक के लिए उनकी राष्ट्रीय स्तर की पॉलिसी है? आप राष्ट्रीय हितों से समझौता कर रहे हैं, क्या ये सही है? Yes, really shocking, the dangerous political move by Congress party, especially Rahul Gandhi and the UDF leaders from Kerala, the PFI, the banned terror organization, the PFI's political outfit, SDPI is openly supporting the Congress party, the UDF candidates in India. The PFI has been banned 1 year back. I would like to ask Mr. Rahul Gandhi ji, this is your national level policy? For vote bank, you are compromising the national interests. So Rahul Gandhi and Congress party is compromising national interests for vote bank politics to seek the support of the PFI. Is it right? बढ़ेंगे आगे। अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताने की एक और कोशिश में चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश में LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ विभिन्न स्थानों के 30 नए नामों की चौथी लिस्ट जारी की है। विदेश मंत्रालय ने चीन के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने भारतीय क्षेत्र के अंदर स्थानों का नाम बदलने की कोशिश की है। चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के 6 स्थानों के मानकीकृत नामों की पहली सूची 2017 में जारी की थी। वहीं 15 स्थानों के नए नामों की दूसरी सूची 2021 में जारी की गई। इसके बाद 2023 में 11 स्थानों के नामों की एक और लिस्ट जारी की गई। 30 स्थानों को चीन द्वारा नया नाम देने का भारत ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य था, है और आगे भी रहेगा। जयशंकर ने कहा कि नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। One, I think we rightly called it senseless. By doing it repeatedly, it is still senseless. So I want to be very clear. Arunachal Pradesh was, Arunachal Pradesh is, Arunachal Pradesh will always be Indian. And I hope I'm saying it so clearly that not only in the country, but beyond the country also, people get that message very, very clearly.
साफ तौर पे कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। और इस सब के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में कई क्षेत्रों का नाम बदलने की निंदा की और कहा कि चीन द्वारा लगाए गए निराधार दावों से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। नामकरण करने से क्या कोई बदल जाएगा क्या? मेरा जगह है, मेरा जमीन है, मेरा पहाड़ है, उसमें चीन कैसे आकर के नाम रखेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग चीन को उल्टा नसीहत देना चाहते हैं कि ऐसा हरकतें ना करें। दो बड़े देश हैं और दो बड़े मुल्क आपस में अगर मिल के बैठेंगे तो अच्छा है और तालमेल में रहे तो ठीक है। और अगर वो छेड़छाड़ करेंगे तो अब हमारा देश पहले का ज़माने का भारत तो नहीं रहा। अब मोदी जी का समय में भारत एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभर के आ चुके हैं। अब ये सब डराने से धमकाने से भारत हिलने वाला नहीं है। और अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताने के लिए चीन के हालिया बयानों की शुरुआत पीएम मोदी की इस राज्य की यात्रा के समय हुई। पीएम मोदी ने 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला सुरंग का उद्घाटन किया था। चीन ने पीएम मोदी की यात्रा को लेकर राजनैतिक विरोध दर्ज कराया था। हालांकि भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की टिप्पणियों को बेतुका बताते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका ने भी अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है। हालांकि चीन की ओर से इस मुद्दे पर उकसाने वाले इस कार्रवाई को कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने मुद्दा बनाने की कोशिश की है। चीन की यह हरकत पहली बार नहीं है और न ही चीन ने इन हरकतों से अरुणाचल प्रदेश की सच्चाई में कोई बदलाव लाया है। बावजूद इसके इसको राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाने के पीछे राजनीतिक दलों की मंशा पर भी कुछ राजनीतिक प्रेक्षक सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस इसे मुद्दा तो बनाती है, लेकिन अक्साई चीन पर केंद्र में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की असफलता का जिक्र नहीं करती है। सवाल है कि अक्साई चीन पर चीन ने कैसे कब्जा किया, इस दौरान भारत क्या कर रहा था। मौजूदा कांग्रेस सरकार के सुस्त रवैये के कारण चीन इतनी आसानी से अक्साई चीन को कब्जा करने में कैसे कामयाब हो गया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान 1865 में भारत चीन सीमा का विलियम जॉनसन ने सर्वे किया और जॉनसन लाइन के हिसाब से बताया कि अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। 1899 में एक ब्रिटिश सर्वेयर ने अक्साई चीन को चीन का हिस्सा बताया। इसके 50 साल बाद चीन ने अक्साई चीन पर कब्जे का पहला कदम रखा और यहां 1951 में सड़क बनानी शुरू कर दी। इस सड़क के जरिए चीन का सिंजियांग प्रांत तिब्बत से जुड़ गया। 1957 में चीन ने 179 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद 1962 की जंग हुई और भारत का अक्साई चीन के पास चला गया। अक्साई चीन सेंट्रल एशिया की सबसे ऊंची जगह है, जिस वजह से चीन पर इसकी नजरें बनी हुई थी। 1962 में जब चीन से जंग हुई तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू तब पीएम थे। ऐसे में कांग्रेस हमेशा इस मुद्दे को लेकर कटघरे में रहती है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे 24 की चुनौती की। बिहार में पूर्णिया लोकसभा सीट इन दिनों हॉट सीट बनी हुई है, जहां एनडीए की ओर से जदयू कैंडिडेट संतोष कुशवाहा ने नामांकन भी कर दिया, लेकिन महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि आरजेडी ने रुपौली की विधायक बीमा भारती को सिंबल सौंप दिया है और वो आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भी दाखिल करेंगी। उधर कांग्रेस नेता पप्पू यादव भी चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पप्पू यादव 4 तारीख को पूर्णिया से नामांकन करेंगे। पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था और उम्मीद जताई थी कि कांग्रेस की ओर से उन्हें टिकट मिलेगा। नागपुर से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता नजर आए। तो लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज है, चाहे बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, आरजेडी की बात हो, तमाम पार्टियां मैदान में उतरी हुई हैं वोटरों को लुभाने के लिए। और इसी कड़ी में आज आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नितिन गडकरी रोड शो करते हुए। और इस सबके बीच तमिलनाडु में एआईएडीएमके के तिरुचिरापल्ली लोकसभा उम्मीदवार पी करुयप्पा ने भी
श्री सैंडल मरियम्मन मंदिर में पूजा की और अपना चुनावी अभियान शुरू किया। पूर्व मंत्री विजय भास्कर भी करुपैया के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। तो ये थी 24 के 24 जुड़ी अहम खबरें और यहां रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखाए सब लोग की छोड़ बसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान, फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस के रंग डीडी न्यूज के संग। चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आपका फिर से स्वागत है मिड डे प्राइम में। बढ़ेंगे आगे। गृह मंत्रालय ने विदेशों से धन प्राप्त करने और उसके दुरुपयोग करने के मामले में 5 प्रमुख एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई की है। मंत्रालय ने विदेशों से धन प्राप्त करने और उसके दुरुपयोग सहित अन्य कारणों का हवाला देते हुए 5 प्रमुख एनजीओ के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम यानी फेमा लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन संगठनों में सीएनआई, सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, चर्च ऑक्सिलरी फॉर सोशल एक्शन और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया जैसे एनजीओज शामिल हैं। कुछ दशक पहले तक भारत में विमान से यात्रा करना मध्यम वर्गीय भारतीयों के लिए एक ग्लैमरस मामला था या फिर एक सपना हुआ करता था और एयरपोर्ट पर कुछ खास किस्म के चेहरे ही दिखाई दिया करते थे। लेकिन अब आम आदमी से लेकर श्रमिक तक यानी पूरा भारत दिखता है, जो कि एक सुखद एहसास है और यह संभव हुआ है उड़ान योजना के सफल क्रियान्वयन से। साल 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों से हवाई मार्गों और हवाई अड्डों के खुलने के साथ साथ हवाई जहाज़ों के प्रतिस्पर्धी किरायों ने हवाई यात्रा को आम लोगों के लिए और अधिक सुलभ बना दिया है, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो हवाई यात्रा करने से डरते हैं। मोदी सरकार के इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण से श्रमिक वर्ग में भी उड़ान को लेकर यह आत्मविश्वास आया है। 21 अक्टूबर 2016 को उड़ान योजना शुरू किया गया था। उड़ान के तहत 5 एयरलाइंस कंपनियों को 70 हवाई अड्डों के लिए 128 उड़ान मार्गों को प्रदान किया गया और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों को प्रोत्साहन दिया गया। हेलीकॉप्टरों और समुद्री विमानों का संचालन शामिल किया गया। उड़ान की सफलता को इस आंकड़े के साथ समझा जा सकता है कि 2014 से पहले देश में 74 अनुसूचित परिचालन हवाई अड्डे थे, जो कि फरवरी 2024 तक देश में 149 परिचालन हवाई अड्डे हैं। घरेलू यात्री 2013-14 में 61 मिलियन से दोगुने से अधिक होकर अब 2022-23 में 136 मिलियन हो गए हैं। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां के बीजापुर कोरचोली के जंगल में हुए मुठभेड़ में अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इसमें डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन और सीएएफ के जवानों की संयुक्त टीम शामिल थी। सुरक्षाकर्मियों ने कई हथियार भी बरामद किए, जिसमें इंसास, एलएमजी और AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियारों को बरामद किया गया है। ये सभी सुरक्षा बल को लेकर साथ साथ जो सीमा और इलाका में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग लगातार हो रहा है और सीमा और इलाका में मोबाइल चेक पोस्ट, नाकाबंदी कार्रवाई के साथ साथ एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन भी संचालित की जा रही है। इस प्रकार संपूर्ण इलाका में जो नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ जो रेगुलर जो चेकिंग का कार्रवाई, जिससे सीमा और इलाके में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधित वस्तु मतलब जो सीमा से अंदर ना आ पाई और इस प्रकार मतलब इधर का कोई भी जैसे आपत्तिजनक जो
वस्तुओं या व्यक्तियों का जो संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट दूसरे इलाकों में ना हो पाए, इन सब कार्रवाई अभी लगातार जारी है। और हमारा पूरा कोशिश ये रहेगा मतलब चुनाव प्रक्रिया को काफ़ी अच्छी तरीके से और बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से संपादित करने के लिए हमारा पूरा कोशिश रहेगा। बढ़ेंगे आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार और लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए देश और दुनिया की ज्यादातर रेटिंग एजेंसियों और अर्थशास्त्रियों ने भारत की ग्रोथ को लेकर अपने पहले के अनुमान में बदलाव करते हुए उसे बढ़ाया है। अब वर्ल्ड बैंक ने भी वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत के आर्थिक ग्रोथ के अनुमान को बदलते हुए इसे 6.6% बताया है। यह अनुमान पिछले अनुमान से 20 आधार अंक अधिक है। वर्ल्ड बैंक ने निवेश में वृद्धि को इसका मुख्य कारण बताया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी बायएनुअल दक्षिण एशिया ग्रोथ अपडेट रिपोर्ट में ये अनुमान जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का ग्रोथ रेट 7.5% रहा, जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस यानी कि NSO के अनुमान 7.6% से थोड़ा सा कम है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एडिशन की तुलना में दक्षिण एशिया के ग्रोथ की संभावनाएं थोड़ी बेहतर हुई हैं। 2024 में दक्षिण एशिया की ग्रोथ दर 0.4% और 2025 में 0.3% अधिक होने का अनुमान है। हालांकि वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान और श्रीलंका में साल भर मंदी रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी गति से आगे बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक ने सेवाओं और उद्योग में वृद्धि मजबूत रहने की उम्मीद जताई है। साथ ही महंगाई दर का दबाव कम होने का भी अनुमान है, जिससे वित्तीय स्थितियों को आसान बनाने के लिए पॉलिसी बनाने के लिए और गुंजाइश मिलने की उम्मीद है। तो इस खबर के साथ ही मिड डे प्राइम के आज के संग बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।